नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 12th फिजिक्स यूपी बोर्ड से रिलेटेड तैयारी करा रहे हैं। उसी क्रम में आज आगे चलते हुए हम वैद्युत चालन से आने वाले न्यूमेरिकल तैयार करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने वैद्युत चालन की सारी थ्योरी कराई थी, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी जो एग्जाम में आ सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं जितने भी इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वो सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम। और ये मान के चलिए, इस वीडियो से आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, सारे न्यूमेरिकल नोट कर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 × 10⁻18 प्रोटॉन तथा इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो नलिका में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका होगी। मान लीजिए ये विसर्जन नलिका है, तो इसमें प्रति सेकंड प्रोटॉन जा रहे हैं, जो भी हैं, ये 1 × 10⁻18 इधर मान लीजिए, और इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के विपरीत दिशा में जाएंगे, तो दोनों के कारण धारा प्रवाहित होगी। तो हमें क्या करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं कि हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लिख लेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे और आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, प्रोटॉन पर आवेश ये हो गया 1.6 × 10⁻−19 प्लस का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये हो जाएगा माइनस का 1.6 × 10⁻−19। अब प्रोटॉन से धारा निकालेंगे। अच्छा, इसे दो तरीके से कर सकते हैं हम। कैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये तरीका है कि पहले आप प्रोटॉन से धारा निकालिए। तो आई बराबर क्या होता है, एन ई होता है ना। तो एन ई अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। पहले समझ लीजिए, आई बराबर है एन ई अपॉन टी। अब उसने कहा है प्रति सेकंड, तो टी की वैल्यू तो 1 हो गई है, तो टी की वैल्यू तो क्लियर यहाँ पर 1 है। अब एन की वैल्यू हमें दे रखी है, ये रही 1 × 10⁻18, और ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻−19। और जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.16 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों से धारा। तो इलेक्ट्रॉन से धारा भी सेम निकालेंगे। एन की वैल्यू हमें दे रखी है, ई की वैल्यू हमें पता है, और टी की वैल्यू हमें रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि टी की वैल्यू 1 है। तो अब ये दोनों धारा निकल गई, तो टोटल धारा कितनी होगी, तो दोनों की दिशा समान मानी जाएगी। ठीक है, तो धारा की दिशा क्या होती है, प्रोटॉन की दिशा में होती है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। यानी इलेक्ट्रॉन के कारण विपरीत दिशा में धारा जाएगी, प्रोटॉन के कारण प्रोटॉन की दिशा में धारा जाएगी, तो दोनों की दिशा समान हो जाएगी। तो आई बराबर, दोनों को ऐड कर देंगे, 0.16 प्लस 0.432, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.592। ठीक है, इसके अलावा आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही, कि आई बराबर एन पी प्लस एन ई और इंटू ई और अपॉन टी। यानी उन दोनों वैल्यू को आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए। जो प्रोटॉन की संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, दोनों को ऐड करिए, ई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी तरीके से आप कर सकते हैं और ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, जितने भी ये मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में और उस बुक में जो भी है, वो सारे मैंने लिए हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। अच्छा, जो न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं वो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो इसे देखिए, आराम से नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है 5 × 10⁻−11 मीटर, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन परमाणु में, वो इतने वेग से घूमता है, तो समतुल्य धारा ज्ञात करनी है। अच्छा, धारा कैसे ज्ञात करेंगे हम? धारा के लिए हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ एक होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये होता ना। अब जब इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, तो आवेश तो कन्फर्म है हमारे पास, आवेश तो है। तो आवेश कितना है, आई बराबर, भाई मतलब क्यू बराबर 1.6 × 10⁻−90, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ई की मतलब क्यू की वैल्यू तो है, लेकिन टी की वैल्यू नहीं है। अब टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, वृत्त की बात हुई, तो वृत्त की उसने रेडियस भी दे रखी है कि इतने रेडियस में घूम रहा है। कितनी रेडियस है? 5 × 10⁻−11। अब हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है समय निकालने के लिए। समय कैसे निकालते हैं हम? समय बराबर टी बराबर होता है दूरी बटे 4। अब वृत्त में कितनी दूरी चलेगा, उसकी परिधि के बराबर, तो 2πr/v, इतनी दूरी चलेगा ना। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2πr/v। तो अब धारा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? तो धारा का फॉर्मूला बनेगा, भाई क्यू की जगह रख दीजिए ई, है ना, और समय की जगह क्या रख देंगे, 2πr/v। अब v को आप ले जाइए ऊपर, तो जब v को आप ऊपर लेके जाएंगे, तो फॉर्मूला धारा का बनेगा आई बराबर EV/2πr, ये बनेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला, अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, इनमें सब की वैल्यू है। भाई आर की वैल्यू ये दे रखी है ना, ई की वैल्यू हमें पता है और वी की वैल्यू ये, पाई की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं। सारी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। वही सेम, का ई बराबर ई अपॉन टी, और टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई r अपॉन वी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। पहले टी की वैल्यू निकाली गई है यहाँ पर, चाहो तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, मतलब वी को ऊपर ले जाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टी का मान ये आया निकल के, भाई टी का मान ये आ गया 1.43 इंटू 10⁻16 सेकेंड। अब हमारे पास आई बराबर ई अपॉन टी, ई की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू ये है, तो धारा की वैल्यू आ जाएगी ये 1.12 इंटू 10⁻³ अच्छा, इसे 1.12 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम में आप यहीं छोड़ देंगे, आप इसे चेंज नहीं करेंगे, आप यूनिट जो भी आएगी उसे आप नहीं चेंज करते हुए सीधा वहीं छोड़ देंगे, एम के एस पद्धति की यूनिट पर ही। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का क्षेत्रफल है 1 मिलीमीटर स्क्वायर और किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो अब ज्ञात क्या करना है, एक तो वैद्युत धारा ज्ञात करनी है और धारा घनत्व ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दे रखी है ना। कितनी सेकंड दे रखी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 6 × 10⁻16। तो ए की वैल्यू हुई 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर स्क्वायर को कैसे बदलते हैं मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻³ का वर्ग करेंगे तो -6 हो जाएगा, हो गया मीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू मिल गई। एन की वैल्यू हमें दे रखी है, ये दे रखी है एन की वैल्यू 6 × 10⁻16। एन बराबर हो गया 6 × 10⁻16, ये हो गया। और टी की वैल्यू भी ये दे रखी, पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो टी बराबर भी मिल गया 1 सेकंड। तो धारा पूछिए, तो धारा आसानी से निकाल सकते हैं। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला आई बराबर एन ई अपॉन टी। अब एन की वैल्यू भी है हमारे पास, ये रही है ना। ई की वैल्यू हमें पता ही है और टी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो आई की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, जब आई की वैल्यू निकल जाएगी तो धारा घनत्व भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। धारा घनत्व होता है जी, धारा घनत्व क्या होता है जी, और जे बराबर फॉर्मूला क्या है I/A, ऐसे निकाल लेंगे हम, निकल जाएगा ना आसानी से। चलिए सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो आई बराबर तो हो गया है नहीं, तो आसानी से निकल गई ये वैल्यू हमारे पास। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.6 और 19 में से 16 जाएंगे तो -3 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आई की वैल्यू निकल गई। जब आई निकल गई तो क्षेत्रफल उसने हमें दिया है ए बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इससे हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर आई अपॉन ए। जे की आई की वैल्यू हम निकाल के आ चुके हैं, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, इसे पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी धारा घनत्व की। अच्छा, आप याद रखेंगे जब भी आप वैल्यू रख रहे होंगे, मतलब निकालेंगे, तो उसमें आप यूनिट ज़रूर लिखेंगे, जो भी आप निकालेंगे। तो बिना यूनिट के जो न्यूमेरिकल होगा वो गलत माना जाएगा। तो इसलिए आपको सभी के यूनिट याद होना चाहिए लगभग, क्योंकि ये फिजिक्स में लिखने का तरीका है PQ=NU, यानी यूनिट तो होनी ही है। PQ का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी भौतिक राशि हो। जैसे हम बल लिखते हैं F बराबर 5 नहीं लिखेंगे, 5 न्यूटन लिखेंगे, यानी लिखा तो बाद में मात्रक जाएगा ही, ये आपको याद रखना है, नहीं न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ये हुए आपके 3 न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, तांबे की एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति घन मीटर मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, औसत अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो कल अगर हमने थ्योरी पढ़ी होगी तो हमें पता है कि धारा और अनुगमन वेग में ये संबंध है। अगर धारा दे रखी है तो NEA और VD, तो VD जो होता है यहाँ पर अनुगमन वेग होता है ना। अब N की वैल्यू हमें ये दे रखी है, E की वैल्यू हमें खुद ही पता है, A की वैल्यू भी दे रखी है, I की वैल्यू भी दे रखी है, और अनुगमन वेग हमसे पूछा गया है। तो अनुगमन वेग का हम फॉर्मूला यहाँ पर बना लेंगे। तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, VD बराबर I/NEA ही हो जाएगा सीधे सीधे। अब सारी वैल्यू पुट करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको कैलकुलेशन अच्छी ही करके जानी है एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये याद रखें, फिजिक्स में न्यूमेरिकल अच्छा होना एक पहली शर्त है अच्छे नंबर लाने के लिए। तो जिसकी कैलकुलेशन ख़राब होगी वो फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा, ये आप याद रखेंगे। तो कैलकुलेशन तो आपको अच्छा करना ही है, ठीक है। और कैलकुलेशन कोई सिखा नहीं सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। कैलकुलेशन तो अपने आप ही आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए सॉल्यूशन, तो आई बराबर होता फॉर्मूला NEA, तो फॉर्मूला हो गया आई बराबर NEA/VD। अब VD की वैल्यू मैंने बताई, अब यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, VD बराबर I/NEA। अब I की वैल्यू हमें पता है 2 है, N की वैल्यू हमें पता है 2.5 × 10⁻24 है, E की वैल्यू खुद ही पता है 1.6 × 10⁻19। A की वैल्यू भी दी रखी है, इसे कैलकुलेट करेंगे
तो कैलकुलेशन हम सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे कैलकुलेशन आपको दे रखी है तो आप इस कैलकुलेशन में सबसे पहले घात खत्म करेंगे, मतलब जो भी घात दे रखी है। तो 10 की पावर -19 -6 कितनी जाएगी, -25। 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 24, तो माइनस का 1 बचा। -1 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो 10 हो गया ऊपर। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4, ठीक है। अब जब 4 आएगा तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम, 2 टाइम में कट गया ना। अब 2 से 5 टाइम यहाँ जाएगा तो ये जाएगा 5, ठीक है। 5 ही बचना चाहिए केवल, कैसे देख लेंगे आप एक बार और। 10⁻⁻19 और ये 6 25 से 24 जाएगा -1, और -1 को जब ऊपर लेके जाएंगे हम तो ये हो जाएगा +1, तो ये 4 ये नहीं आएगा, 10⁻⁻4 नहीं आएगा इसमें, केवल इसका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आज का अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। 1 मिलीमीटर व्यास की चांदी की तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति घन सेंटीमीटर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है तो ज्ञात करना है हमें एक तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग। अच्छा, इसमें याद रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो प्रति घन मीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रति घन सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, पहले से प्रति घन मीटर बना लेंगे। तो बट्टे में 10 की घात -6 का भाग लगाएंगे, घन है ना सेंटीमीटर की क्यू, तो 10 की घात -2 की क्यू 10 की घात -6 हो जाएगी, भाग लगाना पड़ेगा। तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -28 +28 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो समय बराबर जो भी दे रखा है 75 मिनट दिया है, तो इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, Q/T। तो धारा की वैल्यू तो आसान है, 90 दे रखा उसने कूलम, टी हमने सेकंड में बदल लिया, तो कूलम पर सेकंड ये एम्पियर होगा, तो 0.02 एम्पियर हो गया धारा। आई की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे πr² से, उसने दे रखी है ना वैल्यू 5 मिलीमीटर व्यास है शायद, ये है 1 मिलीमीटर व्यास, तो यहाँ से 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से जब त्रिज्या निकालेंगे तो वहाँ से ए निकाल लेंगे, त्रिज्या से निकल जाएगा ए। एन की वैल्यू उसने दे रखी है, हमने बदल ली, मैंने बताया था ना कि प्रति घन सेंटीमीटर है तो इसे प्रति घन मीटर बदलेंगे। एन की वैल्यू निकल गई, जब एन की वैल्यू निकल जाएगी तो वी डी बराबर I/NE, इसे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन आप सभी करके देखेंगे खुद ही, मेरा काम है केवल यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 मीटर लंबी चांदी की छड़ के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है इतना, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता याद करनी है। आपको याद रखना है कि गतिशीलता होती है μ = VD/E, ये फॉर्मूला होता है VD/E, है ना। अब VD की वैल्यू हमें दे रखी है, अनुगमन वेग तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास नहीं है E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आसानी से निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है E बराबर V/L, होता है ना, V/D कह सकते हैं, जो भी है बीच की दूरी होती थी, तो यहाँ लंबाई ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे हम। तो कितना हो जाएगा, E बराबर 12/2, इसकी वैल्यु होगी 6, हो जाएगी 6। अब इसकी VD की वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसकी वैल्यू तो आई 6 वोल्ट पर मीटर। अब म्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, म्यू बराबर VD/E था ना, तो 3 × 10⁻⁴/6, तो ये कितना 2 टाइम। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, तो 5 × 10⁻⁵ हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सॉल्यूशन इसमें भी। E बराबर V/L, ये निकाल ली वैल्यू, तो म्यू बराबर VD/E, इसका मात्रक यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो वोल्ट पर मीटर होता है ना, और इसका कितना हो जाता है मीटर पर सेकंड, तो इसका कितना हो जाएगा मीटर² पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। तो ये आप मात्रक जरूर याद रखेंगे, इसका मात्रक है मीटर² पर वोल्ट सेकंड। तो इस यूनिट से आप मुझे विमीय सूत्र निकाल के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 सेंटीमीटर आंतरिक तथा 20 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोधकता ये दे रखी है, ठीक है। तो कर सकते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खोखले पाइप का क्षेत्रफल क्या होता है, A बराबर पाई, और कोष्टक में R² मतलब -r²। तो वहाँ से हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, ये निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और प्रतिरोध पूछा है तो R बराबर ρL/A, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, A की वैल्यू निकाल चुके हैं, रो की वैल्यू हमें ये दे रखी है 2 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो कैलकुलेशन करेंगे, आसानी के साथ सवाल निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 और द्रव्यमानों का अनुपात इतना है, तो प्रतिरोधों का अनुपात याद करना है। ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो इसे कर लेंगे हम आसानी से। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ अपनी तरफ से भी हमें ऐड करना है।
देखिए आर बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये होता ना। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एल की मल्टीप्लाई अपने पास से कर लूँगा ऊपर नीचे। तो जब ऊपर नीचे एल की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल। अब जो क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है वो क्या हो जाएगा, आयतन होता है। ये ए एल जो है ये वाला, ये हो जाएगा आयतन। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो बटे में कितना लग जाएगा, ये वैल्यू बनी कि आर इक्वल टू ऊपर तो हो गया रो एल स्क्वायर, अब तो ऑन में द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को लिखेंगे आयतन, आयतन को लिखेंगे द्रव्यमान बटे घनत्व, तो घनत्व पहुंचेगा ऊपर डी, है ना। अब एक बात याद रखेंगे, जो पदार्थ होता है, एक पदार्थ के तीन तार हैं, मान लीजिए एक लोहे के ही ये तीन तार हैं, तो लोहे के तीनों तारों का जो घनत्व होगा वो भी एक ही होगा और ये रो भी एक ही होगी, विशिष्ट प्रतिरोध ये चेंज नहीं होगा। उसने इसीलिए इस सवाल में बोला एक ही पदार्थ के, है ना, इसके रो और डी कॉमन हो गए, है ना, यानी कांस्टेंट हो गए, ये नहीं बदलेंगे। तो अब हमें आर पे निर्भरता मिल गई, ये आपको लिखना है। आर कितना हो जाएगा फिर, अनुक्रमानुपाती एल स्क्वायर अपॉन एम। अब सवाल आसानी से हो जाएगा, अब हमें आसानी से निकाल सकते हैं हम अनुपात। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर हो जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन M1 अनुपात L2 स्क्वायर अपॉन M2, और ऐसे ही L3 वाला भी लिख लेंगे L3 स्क्वायर अपॉन L3। ये बन गया ना फॉर्मूला। अब तीनों की वैल्यू, हम सब की वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी। देख लीजिए सॉल्यूशन, यहाँ इसने हमने डायरेक्ट कर दिया है, आर अनुक्रमानुपाती होगा एल स्क्वायर अपॉन एम के। अब वैल्यू पुट कर दी है, तो L1 L2 L3 के ऊपर वैल्यू पुट करी है, M1 M2 M3 की वैल्यू नीचे पुट करी है, और आसानी से कैलकुलेशन हो गया, निकल आया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तार का प्रतिरोध है 16 ओम और उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार बनाया जाता है, तो नया तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके दो तरीके हैं करने के। अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे हम, अगर ये बड़े में आता है 2 या 3 नंबर में तो इसे फिर हम लॉन्ग फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं हम। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि जो आर होता है वो अनुक्रमानुपाती एल स्क्वायर के, दो इक्वेशन बनाएंगे, भाग देंगे, आसानी से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 1 नंबर के लिए केवल इतना करना है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही छोटा है, 100 वाट 200 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, वी की वैल्यू हमें दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाने हेतु आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। मतलब याद करना है आवश्यक प्रतिरोध। भाई 30 वोल्ट का बल्ब है, उस पर 30 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 30 वोल्ट से जलाया जा सकता है। 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाना है तो बीच में उसका जो पावर है, धारा है, वो रोकनी होगी, तो उसके लिए आवश्यक प्रतिरोध पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, पहले हम बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, वी की वैल्यू दे रखी है तो ये आ जाएगा 15। फिर हम देखेंगे बल्ब में कितनी धारा जाएगी, तो आई बराबर पी अपॉन वी, पी है 60, ये 30, तो इतना आ जाएगा 2 एम्पीयर की धारा। तो अब क्या करने वाले हैं, तो हम ये मान लेंगे कि माना बल्ब के श्रेणी क्रम में कैपिटल आर ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो आई बराबर जो होगा वो ले लेंगे वी अपॉन बल्ब का प्रतिरोध और प्लस एक और प्रतिरोध जो माना है आर डैश मान लीजिए। ऐसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, अब v की वैल्यू दे रखी है, उसने कितनी दी है, 90 से जलाना है, तो i बराबर 19 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 15, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, r की वैल्यू वोट जो निकालनी है। अब i की वैल्यू रख दीजिए 2 और इससे हमने डिवाइड कर दिया कितने 45 टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r इक्वल टू कितना आएगा 45 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा 30 ओम। तो 30 ओम का प्रतिरोध हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब हैं, 110 वोल्ट की लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो प्रत्येक बल्ब में शक्ति ज्ञात करनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। हम क्या करेंगे, पहले दोनों बल्बों का निकालेंगे प्रतिरोध। ठीक है, तो आर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन पी, तो 96.8 आएगा, है ना। चाहे तो कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे थोड़ा शॉर्ट करके ही छोड़ दीजिए, है ना। तो आर की वैल्यू इतनी आई। अब कुल प्रतिरोध कितना होएगा, दोनों बल्ब हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, तो 193.6 आ जाएगा। फिर आई निकाल लीजिए, आई की वैल्यू इतनी आई तो पी बराबर आई स्क्वायर आर, तो इतना आ जाएगा। प्रत्येक बल्ब में शक्ति 6, है ना। एक बल्ब का प्रतिरोध लगाएंगे यहाँ पर हम 96.8। ठीक है, और आई की वैल्यू ये लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 ओम प्रतिरोध वाली मोटर को 110 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है
तो पूर्ण चाल पर धारा 10 एम्पियर है, तो विद्युत शक्ति और यांत्रिक शक्ति ज्ञात करनी है। तो इसे भी देख लेंगे, P बराबर VI, तो ये 1100 वाट आएगा, है ना। और हानि कितनी हुई है ये देख लीजिए, तो 200 वाट की हानि होगी। फिर P यांत्रिक जो शक्ति होगी 1100 में से 200 घटा दीजिए तो 900 वाट होगी। अगर परसेंटेज भी निकाला, इसमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज भी पूछा गया है कि कितने % यांत्रिक ऊर्जा व्यय हुई है, तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1900 अपॉन 1100 जो टोटल शक्ति थी और मल्टीप्लाई 100, तो इसे काट देंगे तो ये लगभग 82%। ये बुक का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो मैं टाइप करना भूल गया हूँ इसे, तो ऐसे कर सकते हैं आप आगे। परसेंटेज भी पूछा है इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो शहर दे रखे हैं 150 किलोमीटर दूर हैं और प्रति किलोमीटर विभव पतन है 8 वोल्ट और प्रति किलोमीटर तार का औसत प्रतिरोध है इतना, तो धारा और व्यय शक्ति ज्ञात करनी है। ये है क्वेश्चन कि दो शहर हैं और वो 150 किलोमीटर दूर हैं, तांबे के तार द्वारा जो है विद्युत धारा वहाँ भेजी जा रही है और विभव पतन है 8 वोल्ट पर किलोमीटर पे और धारा है, प्रतिरोध है 0.5 ओम पर किलोमीटर। तो धारा तथा शक्ति व्यय ज्ञात करना है। तो कर सकते हैं आसानी से। तो पहले कुल विभवांतर निकाल लीजिए, विभव निकाल लीजिए। तो 8 वोल्ट है पर किलोमीटर पे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 150, तो मल्टीप्लाई करके कुल विभव आ जाएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी, है ना, 150 किलोमीटर ही है ना, तो मल्टीप्लाई 0.5 की 75 ओम, तो आई बराबर 1200/75 16 एम्पियर हो जाएगी। P बराबर I²R हो जाएगी, तो 19,200 वाट या 19.2 किलो वाट भी लिख सकते हैं, 1000 का भाग दे देंगे किलो वाट में बदलने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। अच्छा, जितने भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जिस टाइप के, उसमें से मैंने कुछ न्यूमेरिकल ले लिए हैं। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं बचा है जो मैंने नहीं लिया है ना। तो अच्छे न्यूमेरिकल लिए हैं सारे ही, और इस बार जो बोर्ड में आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है उन क्वेश्चनों की, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब इस चैप्टर से जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन के न्यूमेरिकल हैं वो इस बार काट दिए गए हैं बोर्ड परीक्षा से, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जल में रखी हुई 10 ओम की प्रतिरोध कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि उत्पन्न समस्त उष्मा जल को गर्म करने में व्यय होती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है, ये कर सकते हैं हम। प्रतिरोध दिया है 10 ओम, ठीक है। आई बराबर दे रखी 0.5 एम्पियर, तो समय दिया है 10 मिनट, तो ये 600 सेकेंड हो गया, ठीक है। इसने ताप में वृद्धि दी हुई है 1 डिग्री सेल्सियस की। जल की विशिष्ट ऊष्मा इतनी दे रखी है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और देख लेते हैं आगे। तो सिद्धांत क्या होता है, जूल का ऊष्मा नियम है, H बराबर I²RT। तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर जल द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, I²RT बराबर होगी MC डेल्टा T, जो C है यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो H की वैल्यू हम ये I की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, ये H की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये H की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1500 जूल कैलकुलेट करने के बाद। अब MC डेल्टा T लगा दीजिए, C की वैल्यू 4200 होगी और डेल्टा T की वैल्यू होगी 1, तो 1500/4200, तो इसकी वैल्यू आई 0.357 kg। इसकी वैल्यू इतनी आएगी, या 357 लिख सकते हैं हम ग्राम में। तो आंसर ग्राम में दिया है बुक में, तो आप लिख सकते हैं 357 ग्राम। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे ये सारे न्यूमेरिकल मैंने किए हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।